गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में अपनी यूनिट चल रही थी, यूनिट 5 एसिड एंड बेस। उसके अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। एसिड और बेस को बताने के लिए जो दिए गए थे, ओरेनियस का कॉन्सेप्ट था, सेकंड ब्रोनस्टेन और लोरी का, थर्ड था लक्स फ्लड का कॉन्सेप्ट। अब जो लक्स फ्लड का कॉन्सेप्ट था उसमें क्या बताया कि जो ऑक्साइड आयन होता है उसको ग्रहण करने वाले एसिड और उसको त्यागने वाले क्या थे, बेस थे। अब ऑक्साइड आयन और नेगेटिव टू चार्ज है तो ये क्या हो गया, एनायन हो गया। अब लक्स फ्लड ने ये अपनी डेफिनेशन को आगे बढ़ा करके क्या बताया कि अब एसिड क्या कर रहा है, इस एनायन को ऋणायन को ग्रहण कर रहा है और बेस है वो इस ऋणायन को त्याग रहा है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा कि वे सभी पदार्थ जो ऋणायनों को ग्रहण करते हैं, वे सभी पदार्थ जो ऋणायनों को ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाएंगे, ग्रहण करने वाले एसिड। और वे सभी पदार्थ जो ऋणायनों को त्यागते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। अब इस रिएक्शन के अंदर आप देखें ये क्या कर रहा है, Na पॉजिटिव बना रहा है और F नेगेटिव आयन, यानी ये इसके अंदर एनायन क्या है, F नेगेटिव आयन है, इसको ये त्याग रहा है। इन F नेगेटिव आयनों को ये ग्रहण करके ये बना रहा है। तो ये F नेगेटिव आयनों को त्याग रहा है, त्यागने वाला क्या होता है, बेस, और ग्रहण करने वाला क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में इसके अंदर से S नेगेटिव 2 ये क्या है, ऋणायन है, सल्फाइड आयन। अब ये Na2S में से सोडियम आयन है, वो सोडियम ये Na पॉजिटिव बना रहे हैं, इसको त्याग रहे हैं। ऋणायन है ये भी, त्यागने वाला क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इन त्यागे गए S नेगेटिव 2 आयनों को ये ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। CH2 ने एक सल्फाइड आयन ग्रहण किया और ये बना लिया, तो ग्रहण करने वाला इसमें क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो लक्स फ्लड ने अपनी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए यही बताया कि कोई भी ऋणायन हो, ऋणायनों को त्यागने वाला हमेशा बेस कहलाएगा और ऋणायनों को ग्रहण करने वाला है वो हमेशा एसिड है, वो कहलाएगा। ये होगी थी इसमें 3 अवधारणाएं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है यूसेनोविच डेफिनेशन। यूसेनोविच यूसेनोविच साइंटिस्ट था, उसने भी एसिड और बेस को बताने के लिए अपनी एक परिभाषा दी थी। यूसेनोविच ने क्या किया, जितने भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड और बेस के लिए जो अलग अलग अवधारणाएं दी थी उनको मिला करके इसने क्या दिया, एक अपनी एक परिभाषा दी। इसकी परिभाषा के अनुसार एसिड और बेस को 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं उससे हम बता सकते हैं। एक तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक डेफिनेशन, और दूसरी कौन सी है, एप्रोटोनिक डेफिनेशन। प्रोटोनिक डेफिनेशन का मतलब प्रोटोनिक अवधारणाएं कौन सी हैं, वे अवधारणाएं जिनमें H पॉजिटिव आयन का के आधार पे दी गई है वो इसमें लिखी जाएंगी, और वो जो H पॉजिटिव आयन के आधार पे नहीं दी गई हैं वो एप्रोटोनिक के अंदर लिखी जाएंगी। अब एक तो थी सबसे पहले वाली आरएनएस का कॉन्सेप्ट, वो भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों के आधार पे था। और सेकंड कौन सा था, ब्रोनस्टेन लोरी का था, ब्रोनस्टेन और लोरी का था। दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं जिन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया था, वे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों के आधार पे थे। इसलिए यूसेनोविच ने इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट में रखा है। सेकंड इसमें आता है एप्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। इसके अंदर 2 अवधारणाएं लिखी गई हैं, कौन सी आ जाएंगी, एक तो थी लक्स फ्लड का कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड का कॉन्सेप्ट, और दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, लुईस का कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट हम इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर 2 प्रकार की अवधारणाएं होगी, क्योंकि ये दोनों अवधारणा, ये तो ऋणायनों के आधार पर थी और ये वाली किसके, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है। इन दोनों में H पॉजिटिव का कहीं भी नाम नहीं आता है, इस कारण से ये दोनों जो अवधारणाएं हैं वो एप्रोटोनिक में रखी गई हैं और ये दोनों है वो प्रोटोनिक के अंदर रखी गई है। अब यूसेनोविच ने इन चारों की जो एसिड और बेस के लिए जो डेफिनेशन दी गई थी उसको मिला करके अपनी एक डेफिनेशन दी थी, उसके अंदर ये सारे मिला आपस में आ जाएंगे। तो यूसेनोविच की डेफिनेशन के अनुसार एसिड कौन से होंगे, पहले ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ओरेनियस वाला देख लेते हैं। ओरेनियस के अनुसार एसिड क्या थे, वे सभी पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन को
डोनेट करते हों, यानी वे सभी पदार्थ जो जल में वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन को त्यागते हैं वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। ये था आर्हेनियस के अनुसार। इसी के अंदर आती है डेफिनेशन यूसेनोविच में। सेकंड एसिड कौन से होते हैं, किसके अनुसार, ब्रोंस्टेन-लोरी के अनुसार। कौन से होंगे, वे सभी पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं। इसमें था जो पदार्थ वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन मुक्त करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। ये था आर्हेनियस के अनुसार। और उसके बाद में वे सभी पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं, ये था ब्रोंस्टेन-लोरी का कॉन्सेप्ट। तो ये भी क्या होंगे, एसिड होंगे। अब तीसरा लक्स फ्लड के अनुसार एसिड कौन से थे, वे सभी पदार्थ जो रेनाइन यानी एनाइन को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, वे सारे के सारे क्या होंगे, एसिड होंगे। ऐसा किसके अनुसार था, ऐसा इसके अंदर लक्स फ्लड की जो अवधारणा थी, ऐसा इसमें लक्स फ्लड की जो अवधारणा थी उसके अनुसार था कि ऋणायनों को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ऋणायन कोई भी हो सकता है, और -2 आयन भी हो सकता है, हेलाइड भी हो सकते हैं, सल्फाइड आयन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ इसका जो कॉन्सेप्ट था एसिड के लिए, एसिड की परिभाषा की, वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को या इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट कर सकते हों, वे सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, इसके अंदर एसिड कहलाएंगे। तो यूसेनोविच ने सभी वैज्ञानिकों की जो डेफिनेशन थी उसको मिलाकर के एसिड के लिए डेफिनेशन दी थी। इसके अनुसार एसिड वे सभी पदार्थ जो जल में वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन करते हैं वे एसिड कहलाएंगे। वे सभी पदार्थ जो H पॉजिटिव आयनों को त्यागते हैं वे भी एसिड कहलाएंगे। तथा वे सभी पदार्थ जो एनायनों को ग्रहण कर सकते हो वे भी एसिड कहलाएंगे। और वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को या इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हो वे भी क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। ये थी यूसेनोविच की डेफिनेशन एसिड के लिए। इसमें चारों साइंटिस्ट की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद हम एसिड के बाद बेस के लिए भी इसी प्रकार से दी थी यूसेनोविच ने अपनी डेफिनेशन। तो बेस के लिए कौन से हो जाएंगे वो देखिए इसमें। बेस के लिए सबसे पहले आर्हेनियस की थी। वे सभी पदार्थ जो जल में वियोजित होकर OH नेगेटिव आयन मुक्त करते हैं वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। ये थी आर्हेनियस के अनुसार। सेकंड बेस के लिए ब्रोंस्टेन-लोरी ने क्या बताया, वे सभी पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाएंगे। ये थी इसके अंदर ब्रोंस्टेन और लोरी के अनुसार। थर्ड डेफिनेशन दी गई थी लक्स फ्लड के द्वारा, वो क्या थी, वे सभी पदार्थ जो एनायंस को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ऋणायनों को त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। ये अवधारणा थी लक्स और फ्लड के अनुसार। अब ऋणायन के रूप में वही सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, जितने भी फ्लाइड है वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, कोई भी ऋणायन हो सकते हैं। उसके बाद फोर्थ डेफिनेशन क्या थी कि वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हों वे भी क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। ऐसा किसके अनुसार था, लुईस के अनुसार। तो यूसेनोविच ने एसिड की तरह बेस के लिए जो अपनी परिभाषा दी थी सभी वैज्ञानिकों की डेफिनेशन को मिला के उसमें क्या था, वे सभी पदार्थ जो जल में वियोजित होकर OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हों वे बेस कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड थी वे सभी पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हो वे बेस कहलाएंगे। ये ब्रोंस्टेन-लोरी के अनुसार था। थर्ड, वे सभी पदार्थ जो ऋणायनों को डोनेट करते हैं या त्यागते हैं वो भी बेस कहलाएंगे। ये था लक्स फ्लड के अनुसार। और फोर्थ था इसमें वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को या इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कर सकते हो वे भी क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। ऐसा था लुईस की अवधारणा के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एसिड और बेस के लिए एक बात और बताएगी। इसमें हमने जो पढ़ी थी उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, उसमें क्या था, एसिड प्लस में बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस में सोलवेंट का निर्माण है वो करेंगे, ठीक है।
अब इसके अंदर देखिए एसिड यूसेनोविच के अनुसार एसिड वह पदार्थ होता है जो बेस के साथ क्रिया करके लवण तथा विलायक का निर्माण करता है, वो एसिड कहलाएगा। इसी प्रकार से हम बेस के लिए क्या बोलेंगे कि वह पदार्थ जो एसिड के साथ क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा लवण तथा विलायक का निर्माण करता है, वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। ठीक है, ये भी उसी के अंदर ऐड कर सकते हैं यूसेनोविच में। उसके बाद में नेक्स्ट देखें आप, ये होगी यूसेनोविच की डेफिनेशन। उसके बाद में आता है इसमें जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, यानी विलायक तंत्र का सामान्य सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विलायक तंत्र का सामान्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भी एसिड और बेस की डेफिनेशन दी गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार एसिड और बेस वो क्या होते हैं, वे सभी पदार्थ जो किसी विलायक में वियोजित होकर उस विलायक के केटाइन मुक्त करते हों, वे क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाएंगे। और वे सभी पदार्थ जो किसी विलायक में वियोजित होकर उसी विलायक के एनायन मुक्त करते हों, वे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। ये थी विलायक तंत्र का सामान्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वे सभी पदार्थ जो किसी विलायक में विलय करने पर वियोजित होकर उसी विलायक के केटाइन मुक्त करते हों, वे एसिड कहलाएंगे। और वे सभी पदार्थ जो किसी विलायक में विलय होकर उसी विलायक के एनायन मुक्त करते हों, वे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल देखें कि एसिड और बेस हम किस प्रकार से होंगे। जैसे विलायक के रूप में हमने लिया है H2O, ठीक है। H2O है वो वियोजित होकर क्या बनाता है, H पॉजिटिव प्लस में H3O पॉजिटिव आयन, ये दो बनाएगा, सॉरी OH नेगेटिव। H2O के दो अणु है, एक H2O प्लस में दूसरा H2O। ये वाला H2O वियोजित हो गया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना लिया। अब ये H पॉजिटिव इसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है उसके पास जाएगा, जुड़ करके H2O प्लस में H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, यानी ये क्या बन गया, इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन है वो बन गया, ठीक है। और ये OH नेगेटिव ऐसे आ गए, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज वाला केटाइन है और नेगेटिव चार्ज वाला क्या हो गया, इसके अंदर एनायन होगा। और ये H2O क्या एक सोलवेंट है, तो H2O सोलवेंट के अंदर क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब H2O विलायक है, उसका ऋणायन क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन। और H2O विलायक का केटाइन या धनायन क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन। तो H2O विलायक के अंदर एसिड और बेस क्या होंगे, वे सभी पदार्थ जो H2O विलायक में घोलने पर विलायक के हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। और ये सभी पदार्थ जो H2O विलायक में वियोजित होकर इस विलायक के हाइड्रोनायन यानी हाइड्रोनियम आयन मुक्त करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल से समझो इसको। जैसे HCl है, इसको हमने मिला दिया H2O के अंदर, ये यहाँ पे सोलवेंट है और ये H2O कोई पदार्थ है। अब ये वियोजित किस में होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये H पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा, इसके लोन पेयर से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, यानी H2O का क्या बन गया, केटाइन बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो अब जो HCl पदार्थ है वो H2O विलायक में वियोजित होकर इस विलायक के धनायन मुक्त कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन मुक्त कर रहे हैं, तो HCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या थी विलायक तंत्र के सामान्य सिद्धांत में, कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलायक में विलय होकर उस विलायक के केटाइन या धनायन मुक्त करते हैं, वे क्या कहलाएंगे, एसिड आ जाएंगे। क्योंकि HCl है वो इस H2O में विलय होकर इस H2O विलायक के धनायन मुक्त कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन मुक्त कर रहा है, इसलिए HCl है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। उसी तरह से हम इसके अंदर सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। जैसे HCl वाले, इसमें
जैसे NH3 है, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने H2 के साथ में। यहाँ पे H2 क्या है, सोलवेंट है। अब NH3 क्या करेगा, NH3 तो वियोजित हो गया नहीं, इसमें जल वियोजित होता है। जल वियोजित हो गया तो क्या बनाता है इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर और H2O में ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, लेकिन अब हो सकता है कि यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन जाए, इसके पास आई, तो ये क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस में NH2 नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर कि NH3 भी इसके साथ में क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन मुक्त कर रहा है, विलायक के केटायन मुक्त कर रहा है, तो NH3 यहाँ पे क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि NH3 में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर और ऑक्सीजन में भी, सॉरी H2O में भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, लेकिन नाइट्रोजन की EN ऑक्सीजन से कम होने के कारण नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति H2O से क्या होगी, ज्यादा होगी। इस कारण से H2O से प्रोटॉन है वो NH3 की तरफ आएगा, ना कि NH3 से प्रोटॉन है वो H2O की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन की EN ऑक्सीजन से कम होने के कारण नाइट्रोजन की प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण प्रोटॉन है वो H2O से किसकी तरफ आएगा, NH3 की तरफ आएगा। इस कारण से ये वाली रिएक्शन है वो यहाँ पे नहीं होती है, बल्कि कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, ये H2O वियोजित होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। अब ये NH3 है वो H2 विलायक में जाकर के इस विलायक के केटायन, सॉरी इस विलायक के एनायन यानी हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त कर रहे हैं, इसलिए NH3 है वो H2 में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सेकंड इसमें आता है कि हम H2O नहीं लेकर के हम इसकी जगह NH3 भी विलायक के रूप में ले सकते हैं। जब NH3 विलायक के रूप में लेंगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर NH3 प्लस में NH3 दो अणु इसकी, इसका श्वेतायन किस प्रकार से होगा, एक NH3 ने अपना प्रोटॉन त्याग दिया, एमाइड आयन प्लस में H पॉजिटिव आयन, इस पॉजिटिव आयन को ये NH3 ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव आयन और एक ही आयन बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा NH2 नेगेटिव प्लस में NH4 पॉजिटिव आयन, ये वाला बन जाएगा। अब ये जो NH2 नेगेटिव है इसके अंदर क्या है, अमोनिया सोलवेंट है, ये हो गया इसका एमाइड आयन, ऋणायन है तो इसको क्या लिख देंगे, इनायन। ये इसके अंदर हो गया अमोनियम आयन, अमोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज, इसलिए किसी क्या बोलेंगे, कीटायन बोलेंगे। तो जब H2O की जगह है NH3 को विलायक के रूप में लिया गया हो तो हम क्या बोलेंगे, वे सभी पदार्थ जो इस NH3 विलायक में विलय होकर के एमाइड आयन यानी इस NH3 विलायक के एनायन ऋणायन मुक्त करते हो वे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, तथा वे सभी पदार्थ जो इस NH3 विलायक में विलय होकर इसके केटायन यानी अमोनियम आयन मुक्त करते हो वे क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। विलायक के धनायन मुक्त करने वाला एसिड और विलायक के ऋणायन मुक्त करने वाला बेस कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम एग्जांपल देखें, जैसे हमने देख लिया KNH2 प्लस में NH3। ठीक है, देखें इसके अंदर क्या बनेगा एग्जांपल के रूप में, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं KNH2। दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं NH4Cl, NH3 इसके यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे NH3 को विलायक के रूप में लिया गया। ठीक है, लिक्विड में NH3। अब देखिए ये टूटने में क्या बनाता है, K पॉजिटिव प्लस में NH2 नेगेटिव, और इसको तोड़ेंगे तो क्या बना रहा है, NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें था पोटेशियम एमाइड है, ये हो जाएगा इसमें अमोनियम क्लोराइड, ये हो जाएगा इसमें पोटेशियम।
तो इसके अंदर देखिए ये पोटेशियम एनामाइड या KNH2 है वो जल में सॉरी NH3 विलायक में विलय होकर K पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव आयन मुक्त कर रहे हैं, ये एमाइड आयन को मुक्त कर रहा है। NH3 का एमाइड क्या था, एनाइन था, ऋणायन था। तो वे पदार्थ जो किसी विलायक में विलय होकर उस विलायक के ऋणायन को मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाएंगे। तो NH2 यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया। इसी प्रकार से वे पदार्थ जो NH3 विलायक में विलय होकर उस विलायक के केटायन या धनायन मुक्त करते हो वे क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। अभी जो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट मानते हैं इसको, ये क्या करता है, NH3 विलायक में विलय होकर के NH3 विलायक के केटायन या धनायन मुक्त कर रहा है। इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो NH3 विलायक में ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा एसिड। ये होगी विलायक तंत्र के सामान्य सिद्धांत है, उसकी परिभाषा है कि इस परिभाषा के अनुसार एसिड वे सभी पदार्थ होंगे जो किसी विलायक में विलय होकर उस विलायक के ऋणायनों को उस विलायक के धनायनों को मुक्त करते हैं वे एसिड, और इस विलायक के ऋणायनों को मुक्त करने वाले पदार्थ हैं वो बेस कहलाते हैं। उसके बाद में हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, कल का टॉपिक है लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, लेवलिंग इफेक्ट या लेवलिंग सोलवेंट वो पढ़ना है, यानी कि सम आयनन प्रभाव और सेकंड इसी के अंदर आता है सम आयनन विलायक। इसी तरह से होता है विषम आयनन प्रभाव और विषम आयनन विलायक को हम कल पढ़ेंगे। लेवलिंग इफेक्ट और लेवलिंग सोलवेंट, सम आयन प्रभाव क्या होता है और सम आयन विलायक है वो क्या होगा, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।